ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु सैन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। दोस्तों, यह है हमारी यूपीएससी की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राचीन इतिहास के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का पहला ही चैप्टर का नाम है हमारा प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। चैप्टर का नाम है हमारा प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास का परिचय की अगर हम बात करें तो महत्व की हम सबसे पहले बात करते हैं। इतिहास प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का महत्वपूर्ण भाग है। निबंध के प्रश्न पत्र और समाज से संबंधित प्रश्नों में भी सहायक होता है इतिहास। इतिहास प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास बोलेंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे हम, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, कला और संस्कृति पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। हम कह सकते हैं कि इतिहास भी 1 2 3 4 5 6 इतिहास भी 6 भागों में डिवाइड है, जिसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास कहेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास कहेंगे, कला और संस्कृति, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास कहेंगे। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं कि हर साल कितने प्रश्न यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इतिहास से 15 से 21 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2016 में 17 प्रश्न पूछे गए, 17 में 14 और 2018 में 21 प्रश्न, 2019 में 15 प्रश्न, 2020 में 20 प्रश्न और 2021 में 20 प्रश्न पूछे गए। जब हम दोस्तों यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सिलेबस होता है हिस्ट्री का, उसमें सिर्फ ये लाइन लिखी रहती है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा जो हमारा मेंस का सिलेबस है वो इस प्रकार है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक समय तक कला के रूप, साहित्य व वास्तुकला का अध्ययन, 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, स्वतंत्रता के बाद एकांकीकरण, देश के भीतर पुनर्गठन। इतिहास विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से होने वाली घटनाओं का समावेश, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव। ये हमारा मेंस का यूपीएससी का सिलेबस है। दोस्तों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर पे आता हूँ। प्राचीन भारत महत्वपूर्ण विषय। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग। दूसरा बौद्धिक धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल। तीसरा चैप्टर है मौर्य और मौर्योत्तर काल। चौथा चैप्टर है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। पांचवा चैप्टर है दक्षिण भारतीय इतिहास। और छठे में हम शब्दावली, राजनीति, धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं। ये जो हमारे चैप्टर हैं इसको हम कहाँ से पढ़ें? बुक का नाम है आर एस शर्मा, और या फिर हम इस बुक से भी रामशरण शर्मा जी की प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। प्राचीन
इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 भागों में तोड़ा। सबसे पहले पुरापाषाण युग, दूसरा मध्यपाषाण युग, तीसरा नवपाषाण युग, चौथा ताम्रपाषाण युग। सिंधु घाटी सभ्यता का हम कैसे पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे कि भौगोलिक स्थान, विशेषताएं, राजनीति, धर्म और समाज, अर्थव्यवस्था और व्यापार, पतन। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन। पाषाण प्रयोग के आधार पर इतिहास का विभाजन। पूर्व इतिहास और प्रारंभिक इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक और प्रारंभिक इतिहास की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास जो है हमारा, प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं हम, सामान्य युग से पहले था और प्रारंभिक इतिहास जो है सामान्य युग के बाद रहा। अब हम इसके टाइम ड्यूरेशन को पढ़ेंगे। पुरापाषाण युग 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल रहा। दूसरा मध्य पाषाण युग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा और नवपाषाण युग 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मानव के अवशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मानव के अवशेष किस समय और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अरुण सोनाकिया ने नर्मदा के उत्तरी तट पर हथनोरा गांव के पास एक महत्वपूर्ण खोज की। 2001 में केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एक शिक्षक पी राजेंद्रन को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ओडई में एक पूर्ण जीवाश्म मानव बच्चे की खोपड़ी मिली। 2001 में जो ये नीचे दे रखा है ना, उपेंद्र सिंह प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपेंद्र सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो हमारी प्री में और मेंस में दोनों में हेल्प करेगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं पुरापाषाण युग की। पुरापाषाण युग को हमने 3 भागों में बांटा। निम्न पुरापाषाण युग 2.5 लाख वर्ष से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्य पाषाण युग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है उच्च पुरापाषाण युग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम इस पुरापाषाण युग की विशेषता के बारे में बात करेंगे। इसमें किस किस चीज़ की खोज हुई पुरापाषाण युग में। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं शिकार की। दूसरा पॉइंट है जल संसाधन के पास की बसावटें हुई। गुफाओं के साथ खुले हवादार स्थान प्राप्त हुए। चौथा आग का उपयोग। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि तकनीकी उपकरण के बारे में, जो हमारी एक तरह से खोज कह सकते हैं, हम हथियारों के बारे में बात कर सकते हैं। पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और पुराना या उच्च पुरापाषाण युग, उपकरण और उसकी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। पत्थर से ही हम हथियार बनाते थे पुराने समय में। मैं बात करूंगा कि प्रारंभिक या निम्न पुरापाषाण युग की जो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक रहा। हाथ की कुल्हाड़ी, चाकू या गंडासा प्रारंभिक और निम्न पुरापाषाण युग की उपकरण या हम कह सकते हैं हथियार रहे। बड़े औजार बनाने के लिए पत्थर के टुकड़े काट दिए गए थे। अब मैं बात करूंगा दूसरे टाइम पीरियड की जो मध्य पुरापाषाण युग है। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक ये टाइम ड्यूरेशन थी। जो हमारे हथियार बनाए गए वो टुकड़े, चाकू, नेक, छेदक और कुंदाली थे। विशेषता क्या रही? उपकरण छोटे थे और टुकड़ों से बनते थे। तीसरी टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा वो है पुराना या उच्च पुरापाषाण युग, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। समानांतर पक्षीय चाकू और छैनी ये उपकरण बने, हथियार बने। उन्होंने लकड़ी और हड्डी के औजारों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इनके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक।
जो ये बातें कही गई हैं हमारा, ये है उपेंद्र सिंह प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास, पृष्ठ संख्या है 68, बुक्स में दी गई हैं ये। दोस्तों ये हमारे हथियार हैं पुरापाषाण युग के, जो मैं बता रहा था आपको, पत्थर के काट काट के बनाए गए थे जिससे हम शिकार आसानी से कर सकें। ये मध्य पुरापाषाण युग के हैं औजार। इस पे नीचे लिखा भी गया है उपेंद्र सिंह प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृष्ठ संख्या 69, 77 और 79 में। दोस्तों ये जो हथियार हैं ये है नवपाषाण युग या उच्च पुरापाषाण युग के, देख सकते हैं आप। ये चाकू के आकार का है, ये देखिए। 1863 पलवरम रॉबर्ट ब्रूस फूट भीमबेटका एमपी सबसे महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित थी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, डिडवाना राजस्थान में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गंगा सिंधु और पश्चिमी घाट के जलोड़ मैदान कोई पुरापाषाण स्थल प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मध्य पाषाण युग की, जो टाइम पीरियड रहा हमारा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसकी जो हमारी विशेषता रही है दोस्तों, वो थी जानवरों को पालतू बनाना, मवेशी, बकरी, भेड़ और कुत्तों को, जनसंख्या वृद्धि, अर्धस्थायी झोंपड़ी संरचना, दफनाने और अनुष्ठानों के साक्ष्य। जो उस समय के स्थान थे दोस्तों, भागौर था जो राजस्थान में वर्तमान समय में स्थित है, तिलवाड़ा गुजरात में स्थित है, लंगनाच गुजरात में, लोपानी मांडो यूपी में, सराय नाहर राय यूपी में, आदमगढ़ एमपी में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों ये हमारा भारत है पुराने समय का। अब दोस्तों हम बात करते हैं नवपाषाण युग की, जो 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी जो हमारी विशेषता रही वो थी गेहूं, बाजरा, रागी और जौ। दूसरा पॉइंट है कृषि से संबंधित भूमि का समतल करने के साक्ष्य। तीसरा, मिट्टी के बर्तन पहली बार दिखाई दिए नवपाषाण युग टाइम पीरियड में, जो 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक रहा। और जटिल समाज की स्थापना। जटिल समाज, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, देख सकते हैं आप मैप पे जाके। भीमबेटका, बुजुर्हम, मेहरगढ़, ये हमारा अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी हैं, गुफाएं कुछ, ब्रह्मगिरी, कावेरी नदी, गंगा नदी। अब मैं दोस्तों इसी चैप्टर में बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट्स जगहों के बारे में, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं, जो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। पुरातत्वविद JF जारिंगे द्वारा खोजा गया था। उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल था। कोलिडवा यूपी, विश्व में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण 5,000 ईसा पूर्व में यहीं प्राप्त हुआ। महागढ़ जो यूपी में स्थित है, जौ की व्यापक खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए यहीं से। बुजुर्हम, झेलम, श्रीनगर, कश्मीर, गड्ढे में रहने के साक्ष्य, युगल शवाधान, मानव के साथ कुत्ता। चिरांद बिहार में स्थित था। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दक्षिणी भारतीय नवपाषाणिक स्थल के बारे में। कर्नाटक में हमारा मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलिहाल, तेकलकोटा, संगनकुल्लू थे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, पलावाय, तेलंगाना में उतनूरी, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, सुदूरमलई स्थित थे नवपाषाणिक स्थल में। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ताम्रपाषाण युग की, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 3,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें हमने तांबे के औजारों वाले पत्थर, गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृति। अब हम बात करते हैं बनास संस्कृति की, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रही। कायथा संस्कृति जो थी हमारी, वो 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रही। मालवा संस्कृति अगर मैं बात करूं तो 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक रही। जोरवो संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व तक रही।
गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ 4 भागों में बट गई थी: बनास, कायथा, मालवा और जोरवे। ये देखो, जो मैंने आपको बताया था, जो संस्कृति बट गई थी, ये रही: आहार, कायथा, गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, जोरावो कल्चर, हड़प्पा। मैप के जरिए अब मैं दोस्तों इसके बारे में, विशेषता के बारे में बात करता हूँ। आहार संस्कृति को छोड़कर तांबे के औजारों का सीमित उपयोग था, सीमित शहरीकरण था, पत्थरों की तुलना में अधिक हड्डी उपकरण थे, चावल आधारित संस्कृति थी, बाद में लौह संस्कृति के रूप में उभार। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने 3 चरण में बांटा है। सबसे पहले हम प्रारंभिक हड़प्पा 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक, परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक और परिवर्ती हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। खोज की अगर मैं बात करूं तो 1826 में चार्ल्स मेसन EIC के सैनिक खोजकर्ता, हड़प्पा के खंडहरों की खोज करने वाले ईस्ट इंडिया के सैनिक खोजकर्ता थे। हड़प्पा के खंडहरों की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे। रेलवे लाइन के लिए पटरियां बिछाते समय टेराकोटा की कलाकृतियां एकत्रित की थी इन्होंने। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्वविदों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में हड़प्पा स्थल का दौरा किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI बनाया गया, जो 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके पहले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1924 में मैं बात करूं तो सर जॉन मार्शल ने ASI के महानिर्देशक के रूप में लंदन के एक साप्ताहिक द इलस्ट्रेटेड लंदन टाइम्स में इस सभ्यता की खोज की घोषणा की। वह सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे। उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो कांस्य युग बनाम ताम्र युग, नगरीय बनाम ग्रामीण। सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीर UP और पश्चिम में सूतकांगडेरा बलूचिस्तान तक स्थित थी। यह सभ्यता बहुत ही विस्तारित रही। यह सभ्यता पश्चिम में सूतकांगडेरा बलूचिस्तान से, पूर्व में UP में आलमगीर तक, उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक विस्तारित थी, जो मैंने दोस्तों पहले आपको बता चुका हूँ। ये देखो दोस्तों, मैप के जरिए हम जान सकते हैं कि ये सभ्यता कहाँ तक बसी हुई थी हमारा। ये देखिए, ये रहा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। दुर्ग और निचला शहर, सड़कें जाल पद्धति से बनाई गई थीं। रेडियल सड़कें बनावली हरियाणा। एक कुशल और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। नगर नियोजन के अपवाद लोथर और धोलावीरा में मिलते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए पाइप नालियों से अलग थे। हड़प्पा की संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों के औसत आकार में एकरूपता है। लोग विभिन्न आकारों के घरों में रहते थे, जिनमें ज़्यादातर एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर व्यवस्थित कमरे होते थे। दरवाजे और खिड़कियां शायद ही कभी मुख्य सड़क पर खुलते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार रही होगी। हड़प्पा संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो यह संस्कृति पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। यह लगभग 250 स्थलों के साथ प्रागैतिहासिक विश्व में सबसे बड़ी सांस्कृतिक रचना के रूप में उभरी। इनमें से प्रत्येक स्थल में एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली थी और साथ ही व्यवस्थित नगर नियोजन
का प्रतिनिधित्व करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर मैं बात करूं तो पहले हड़प्पा के बारे में बताता हूं कि यह पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था और इसकी खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह खोजा जाने वाला पहला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और इस प्रकार हड़प्पा के नाम से पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसे अनाज के शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से 12 अन्न भंडार 2 पंक्तियों पाए गए थे, प्रत्येक में 6 थे। ऊपर के कमर के ऊपर कि पुरुष व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई यहीं से। शहरी, चौथा पॉइंट हमारा, शहरी नियोजन में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सड़कें शामिल थीं और दुर्ग नामक क्षेत्र 4 दीवारों से घिरे एक केंद्र था जिसके बाहर एच प्रकार का कब्रिस्तान पाया गया था। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि हड़प्पा पर विदेशियों द्वारा हमला किया गया होगा क्योंकि एच प्रकार का कब्रिस्तान हड़प्पा के लिए विदेशी था। ऋग्वेद में हड़प्पा का उल्लेख 1000 बलिदानों के शहर हरी यूपिया के रूप में किया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में, जो है एक मोहनजोदड़ो, सिंध। पहला पॉइंट है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। इसकी खुदाई आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस नगर नियोजन में संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक आदर्श शहर माना जा सकता है। यह सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी था। इसमें सबसे बड़ा अन्न भंडार था जिसे महान अन्न भंडार कहा जाता है। इसमें एक बड़ा सभा भवन, मंदिर जैसी संरचना और विशाल स्नानगार भी था। महान स्नानगार का उपयोग सामुदायिक स्थान, अनुष्ठान, प्रसाद और अन्य समारोह के लिए किया जाता था। तीसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर स्टेटाइट नामक एक नरम चट्टान से निर्मित मोहरें पाई गई थीं। 4 अलग अलग दिशाओं में खड़े जानवरों, भैंसा, गैंडा, हाथी और एक बाघ, उनके पैरों पर दो हिरणों वाली पशुपति महादेव की मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पशुपति को 2 सींगों और 3 मुखों के साथ दिखाया गया है। वे गहन ध्यान की मुद्रा में हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य प्रतिमा, कपड़े का एक टुकड़ा, दूरी मापने का पैमाना, घोड़े के प्रतिनिधित्व वाली मोहर भी मिली थी। इसके साथ ही पुजारी की तरह दिखने वाली दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। दोस्तों, ये महिला की मूर्ति है। सिंधु नदी के किनारे बसे शहर बाढ़ की चपेट में थे। मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम चूंदड़ो। यह स्थल मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। इसकी खुदाई एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी। शहर में 3 बार बाढ़ आई थी। दूसरा पॉइंट है, यह बिना दुर्ग का सिंधु घाटी स्थल है। तीसरा है, वह स्थल भी है जहां पत्थरों और ईंटों का उपयोग नहीं किया गया था। चौथा है, भगवान शिव के सदृश पुरुष नृत्य की मूर्ति यहाँ पाई गई थी। पांचवा पॉइंट है, लेखन सामग्री को संग्रहित करने के लिए स्याही पाठ भी मिले हैं। मन का उद्योग का केंद्र भी रहा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ दूसरे स्थल की, जो है बनावली। यह हरियाणा के सरस्वती नदी के तटों पर स्थित था। इसकी खुदाई डॉक्टर बिस्ट ने की। दूसरा पॉइंट है, पूर्ववर्ती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरण यहाँ देखे गए। तीसरा है, जौ की व्यापक खेती पहली बार स्पष्ट हुई। जो हमारा अगला प्रमुख स्थल है वो है लोथल। लोथल में गुजरात में खंपात के तट पर स्थित भारत में सिंधु घाटी स्थलों की अधिकतम संख्या गुजरात में है। इसकी खुदाई S.R. राव ने की थी। दूसरा पॉइंट है, यह कृत्रिम रूप से निर्मित नौसैनिक गोदी के साथ भारतीय इतिहास का पहला ज्ञात सबसे पुराना बंदरगाह है। यह 1800 ईसा पूर्व तक चावल की खेती करने वाला पहला स्थल भी था। लोथल की हमारी चौथी विशेषता रही कि यह विशेष रूप से फारस के साथ व्यापार व वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। फारस की खाड़ी की सील लोथल में पाई गई थी। पांचवा पॉइंट है, यहाँ से चालाक लोमड़ी की कहानी को दर्शाते हुए
सुंदर पेंटिंग के साथ एक बड़ा जार प्राप्त हुआ है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानी के समान है। छठा पॉइंट है अग्नि उपासना विधि का प्रतिनिधित्व करने वाली यहाँ अग्नि वेदियाँ पाई गई हैं। सातवां पॉइंट है यहाँ से प्राप्त जुताई वाले खेतों का प्रमाण विकसित स्तर की खेती को दर्शाता है। आठवां पॉइंट है यहाँ पार्श्व प्रवेश द्वार वाली इमारतें थीं। नौवां पॉइंट है यहाँ हड़प्पा सभ्यता के भवनों में उत्तरी प्रवेश और दक्षिणी निकास वाले अन्य शहरों के विपरीत पूर्व में प्रवेश द्वार वाले घरों और पश्चिम में निकास बिंदु वाले शहर हैं। 10वां पॉइंट है चूंदड़ों की तरह यहाँ यह भी मनके बनाने के लिए उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र था। अब हम नेक्स्ट प्रमुख स्थल के बारे में आते हैं जो है सूरकोटड़ा। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित। दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ से प्राप्त अवशेषों ने संदेहास्पद प्रमाण दिए कि सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तीसरा पॉइंट है यहाँ से घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ। अब मैं प्रमुख स्थल रंगपुर की बात करता हूँ। पहला पॉइंट है यह गुजरात में स्थित है और इसकी खुदाई MS वश द्वारा की गई। दूसरा स्थल है जहाँ चावल के अवशेष पाए जाने के कारण चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। अब अगला प्रमुख स्थल है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई डॉक्टर बिष्ट और जगपति जोशी जी ने की थी। दूसरा पॉइंट है यह शहर 3 अलग अलग चरणों के तहत गोलाकार आकार में विकसित हुआ। तीसरा पॉइंट है यह एक ही वाक्य में 10 लेखों वाला सबसे लंबा लेख यहाँ से प्राप्त हुआ। चौथा पॉइंट है यहाँ से प्राप्त एक बड़ा जलाशय जल संरक्षण परियोजनाओं को दर्शाता है। पांचवा पॉइंट है यह बिना दुर्ग वाला शहर है और यहाँ स्टेडियम भी पाया गया था। अब हम राखीगढ़ी की बात करते हैं, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। दोस्तों ये जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहाँ प्रमुख स्थल थे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ क्या क्या चीज़ पाई गई, वस्तुएं, और वहाँ उनके स्थल कौन कौन से रहे। पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वृहत स्नानगार, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मृदांक, 3 प्रमुख वाले पुरुषों की ध्यान मुद्रा वाली मोहर, जो सब सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। दूसरा है हमारा ताबूतों के सावधान के साक्ष्य है, कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, मजदूरों के आवास, कागज का साक्ष्य, ये हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई। तीसरा पॉइंट है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जुते खेत के साक्ष्य, कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मनके इत्यादि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। चौथा पॉइंट हमारा गोदीवाड़ा, खिलौना, नाव, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण, ध्यान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। पांचवा पॉइंट है वक्राकार ईंटें, कंगा, रंजन शिलाका, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, अलंकृत हाथी इत्यादि चूंदड़ों से प्राप्त हुए। छठा है पॉइंट हमारा खिलौने वाले हल, जो तांबे के बाणाग्र हैं, बनावली में स्थित थे। दोस्तों मैं सिंधु घाटी सभ्यता की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट, दुर्ग परिसर भव्य वस्तु नहीं। तीसरा पॉइंट है पुजारी शासन, पुजारी राजा मोसापोटामिया से। तीसरा व्यापारिक नियम और नगर नियोजन में एक रूपता। दोस्तों अभी हमें नहीं पता है कि वहाँ राजा थे या फिर किसी कबीले के सरदार रहे होंगे, अभी कुछ मालूम नहीं है हमें। ये हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो आपको मैं चित्र के रूप में दिखा रहा हूँ, जो इस प्रकार थी। पुजारी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, इसे हम सरदार भी कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक व्यवस्था के बारे में। पहला पॉइंट हमारा सिंधु घाटी समाज मुख्यतः मात्र सत्तात्मक था। दूसरा है वर्ग निर्माण,
समाज में कोई जाति विभाजन नहीं था, लेकिन समाज व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। प्रमुख वर्गीकरण: व्यापारी, कारीगर, कृषक, श्रमिक वर्ग, मजदूर। समाज की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो भौतिकतावादी समाज, स्त्रीकृत समाज, संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के शवाधान अभ्यास की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हमारा, मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी का शवाधान प्रणाली पर एक बड़े पैमाने पर कार्य किया। सिंधुवासी मृत शरीर का निपटारा बैठने की मृदा में करते थे, जिसका मुख उत्तर की ओर रखा जाता था। यह शिव पूजा का संकेत था, जैसे कि कैलाश को उत्तर में स्थित माना जाता है। दूसरा पॉइंट है आंशिक शवाधान। किसी व्यक्ति के किसी अंग को दफनाना। प्रमाण: रंगपुर में पाए गए कैलाश शवाधान राख को एक बर्तन में रख कर दफनाया जाता था। उदाहरण सूरकोटड़ा में। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा और लोथल में व्यक्ति को शव पेटी में दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मैं धर्म की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर जो हमें पाया गया है, विशाल स्नानगार पाए गए, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई, पशुपति शील आदि शिव या ऋषभदेव जी की मूर्ति पाई गई, पीपल के पेड़ पर देवता की मोहर मिली, तावीज़ मिले, एक सींग और कुबड़ वाला बैल मिला। हम देख सकते हैं कि शतरंज खेला जाता रहा उस समय। ये मूर्ति मिली हमें नर्तकी की नहीं, ये मातृ देवी की मूर्ति है। इससे पहले जो ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली थी इस साइड जो मैंने बताई थी वो थी नर्तकी की मूर्ति। लिपि की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो हड़प्पा स्थलों से लगभग 3700 खुदी हुई वस्तुएं मिली। अधिकांश शिलालेख बहुत छोटे हैं, जिनमें औसतन 5 चिन्ह हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। 375 से 400 बुनियादी संकेत हैं और ये बूस्ट्रोफेडन शैली कहलाते हैं। विपरीत दिशाओं में शुरू होने वाली लगातार रेखाओं के साथ लिपि चित्राक्षर है। दाएं से बाएं लेखन। ये देख सकते हैं आप, हड़प्पा स्थलों की खुदी हुई वस्तुएं मिली और उनके कैसे लिखी जाती थी, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। अब दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में अग्रणी थे। उन्हें मौसमी खेती, खरीफ और रबी फसलों का ज्ञान था। वे सभी प्रकार की सिंचाई प्रणालियों, टैंक, नहरों और लिफ्ट सिंचाई से भी अवगत थे। दूसरा पॉइंट है हमारा, वे पूरे प्रागैतिहासिक काल में कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। यूनानी लोग यहाँ से कपास लेने आए और उन्होंने सिंधु घाटी को सिडन कहा। उन्हें गन्ने को छोड़कर सभी फसलों का ज्ञान था। तीसरा पॉइंट है इक्का अर्थात बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का उपयोग कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता था। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ व्यापार और वाणिज्य की। वे भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया। उन्होंने मेसोपोटामिया, सुमेरिया, ग्रीस, मिस्र और मंगोलिया के साथ व्यापार किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों से कई वस्तुओं का आयात भी किया। विदेशी स्थान आयातित वस्तुएं: मेसोपोटामिया सोना, ग्रीस इत्र, सुमेरिया चांदी, मिस्र हीरे, मंगोलिया बलुआ पत्थर। दूसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया में तेल, अस्मार में सिंधु घाटी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो स्थापित व्यापारिक संपर्कों का प्रमाण है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी को मेलुआ कहते थे। तीसरा पॉइंट है आंतरिक व्यापार। वे दक्षिण भारत के साथ भी व्यापार करते थे, मोती व शंख का आयात करते थे। राजस्थान में खेतड़ी की खदानों से तांबा प्राप्त होता था। बाट और माप में संख्यात्मक अंक 16 और उसके गुणों ने मीट्रिक प्रणाली का आधार बनाया। विनिमय का माध्यम सामान्य तौर पर यहाँ आंतरिक व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। विदेशी व्यापार में सोने चांदी का आदान प्रदान होता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में लोथल, सूरकोटड़ा, सिंध में बालाकोट और बलूचिस्तान
में सूत कांगडेर प्रमुख बंदरगाह थे। बहरीन को दिलमुन कहा जाता था। यह मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार था। उन्हें लोहे को छोड़कर सभी धातुओं का ज्ञान था। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम, और इस चैप्टर के अंत तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जो व्याख्या के संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं। हालांकि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निम्नलिखित कारकों के संयोजन के कारण ही इतनी विशाल सभ्यता का पतन संभव है। पहला है आर्यों का आगमन इस सभ्यता के पतन का। दूसरा है बाढ़ के कारण स्थलों का विनाश। तीसरा है विवर्तनिक बल या भूकंप। चौथा है व्यापक वनों की कटाई, रेगिस्तान के विस्तार, मिट्टी के लवणीकरण आदि के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हुए। यह भी तर्क दिया जाता है कि भूमि कृषि के लिए अनुकूल नहीं थी और इसलिए सभ्यता नष्ट नहीं हुई बल्कि निर्जन हो गई। पांचवा पॉइंट है अन्य कारक, संभावित विदेशी जातियों के विरुद्ध स्वयं को बचाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी और महामारी। छठा पॉइंट है सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक स्वीकृति CJ H मैकी द्वारा सुझाया गया पारिस्थितिक परिवर्तन का सिद्धांत है। पतन आर्य आक्रमण का सिद्धांत डैडमैन, लेन, जॉन मार्शल। समर्थन व्हीलर ने भी किया। दूसरा पॉइंट है जॉर्ज डैलस, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। बाढ़ और जल विज्ञान संबंधी मुद्दे, शुष्कीकरण और पर्यावरण परिवर्तन, व्यापार और भारी संबंध इस पतन के प्रमुख कारण बताए जाते हैं। दोस्तों यह चैप्टर हमारा यही समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर पढ़ के? इसके बाद आप गूगल पर प्रागैतिहासिक काल सर्च करके एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़कर गूगल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको इस बुक के माध्यम से पढ़ाया और जो नोट्स थे मेरे पास उनसे पढ़ाया। आपको इस बारे में और कोई जानकारी या कोई पढ़ने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर? लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।